होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आज हम उन सभी खबरों पर बात करेंगे जो फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में सीएम ने वो किया है जो आज से पहले देश में कभी भी नहीं हुआ है। फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंप दी गई है। यहाँ लाभार्थियों को चाबी सौंपना हैरानी की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये फ्लैट माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं। गौरतलब है कि अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई लूकरगंज की जमीन पर गरीबों को 76 फ्लैट दिए गए हैं, जिन्हें आज चाबी भी सौंप दी गई है। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में ये जमीन उनके कब्जे से खाली कराई गई थी, जिसके बाद 2021 में सीएम योगी ने इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था। 26 सितंबर 2021 को सीएम योगी ने इसका भूमि पूजन किया था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। अब महज 1.5 साल के भीतर यहां 76 फ्लैट्स बनकर तैयार कर दिए गए हैं, जिसको आज लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंप भी दिया है। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पात्र आवंटियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी है और ये वही फ्लैट्स हैं जिन्हें अतीक के कब्जे से मुक्त कराकर उस जमीन पर फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिसकी चाबी आज प्रयागराज यानी कि संगम नगरी के लूकरगंज स्थित ये फ्लैट्स का निर्माण हुआ था, जिसकी चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सभी आवंटियों को सौंप दी है। सीधा रुख करते हैं पवन का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को चाबी सौंपी है, सभी आवंटियों को चाबी सौंपी है। चाबी सौंपना कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि अतीक की कब्जा करी हुई जमीन पर ये फ्लैट्स बनाए गए, जिसको आज अब गरीबों का आशियाना कहा जा रहा है। ऐसे में फ्लैट की चाबी पाकर लोगों में किस तरीके की खुशी देखने को मिली है? जी बिल्कुल मुस्कान, कुंभ नगरी प्रयागराज में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और उनका आगमन इसलिए भी विशेष हो गया कि प्रयागराज में भूमाफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी गई है। बता दें कि इसी जमीन पर बीते वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर जमीन का भूमि पूजन किया था। तब से उस पर फ्लैट बनाने की जो कार्य योजना थी वो प्रगति पर थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन प्रयागराज में हुआ और लाभार्थियों को उन्होंने चाबी सौंपी। और सबसे बड़ी बात है कि लाभार्थियों के जो परिवार के और भी लोग थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस परिवार के बच्चों के साथ बातचीत की, उनको उन्होंने चॉकलेट तथा बिस्किट वितरण किया और उनसे बातचीत की। उनसे इसका भी उन्होंने जो जिक्र किया कि इसकी चाबी पाकर उन परिवार को या उन बच्चों को कैसा लग रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रदेश के मुखिया जिन लाभार्थियों को आज अपने हाथों से चाबी सौंपे हैं, उनके लिए आज ये खुशी का सबसे बड़ा क्षण था। और मुख्यमंत्री के हाथों देखिए पवन, देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी माफिया की जमीन को पहले अपने कब्जे में लिया प्रशासन ने, फिर वहां पर फ्लैट्स बनाए और उसी जमीन के फ्लैट्स पर अब गरीबों का आशियाना बनेगा। जी बिल्कुल, इस जमीन को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई थी। हालांकि बीते वर्ष पहले जब मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में भूमि पूजन के दौरान यह ऐलान किया था कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को, जरूरतमंदों को फ्लैट दिए जाएंगे, तब से इसकी जो कयामत है वो शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस पे यह कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में लाभार्थियों को चाबी किस तरीके से सौंपी जाएगी। कुछ दिनों पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ लाभार्थियों को यहां पर चिन्हित किया गया था, जितने भी लाभार्थी हैं उनको चाबी जो है सौंपी गई थी। लेकिन इसकी जो पूरी कार्य योजना है वो मुख्यमंत्री के हाथों पूरी कराए जाने की बातें थी। बिल्कुल, देखिए पवन, सही कहा आपने कि आज जो भी लाभार्थी हैं जब उनको चाबी मिली तो उनके चेहरे पर खासी खुशी देखने को मिली। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कदम माफियाओं में टेंशन बढ़ा रहा है कि अब कभी भी उनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा सकता है और उन्हीं जमीनों पर फ्लैट बनवाकर लोगों को सौंप दिया जा सकता है। ये जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है जिसमें लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है, माफियाओं तक कैसा संदेश पहुंचेगा? जी बिल्कुल, प्रयागराज इसलिए भी अगर पूरे हम प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज इसलिए भी
केंद्र बिंदु कहा जाएगा कि प्रयागराज में पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हालांकि अतीक और उसके भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन जो अभी आपका जो सवाल है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी माफिया हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश भी होगा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भूमाफियाओं के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होगी, या उनके द्वारा जितने भी कब्जे किए गए भूमि है उस पर किस तरीके से आवास बनेंगे, किस तरीके से जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से भूमाफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री का प्रयागराज में आना, लाभार्थियों को चाबी सौंपना, लाभार्थियों के परिवार के बच्चों से बातचीत करना, मंच से पूरे भी अपराधियों को खुली चुनौती देना कि प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में अपराधियों के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से भूमाफियाओं के ऊपर, अपराधियों के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है। और निश्चित रूप से यह संदेश पूरे प्रदेश के जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, इनके लिए कहीं न कहीं यह चिंता का विषय भी होगा। देखिए पवन, पहले का अगर हम पहले का यूपी देखें तो पहले के यूपी में हमने अक्सर ये तस्वीरें देखी है, ये खबरें देखी है कि जब भी जमीनों को कब्जा मुक्त करा के अगर पात्र लोगों को सौंपा जाता था तो पात्र लोगों में डर होता था कि हो सकता है हम पर अटैक हो जाए, हमारे ऊपर जान का खतरा है। लेकिन आज जिस तरीके से आवंटियों के चेहरे देखे, खुशी साफ तौर पर देखने को मिली उनके चेहरे पर, ऐसे में क्या कुछ संदेश पहुंच रहा है प्रदेश की जनता और भूमाफियाओं तक? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा संदेश है। संदेश इसलिए भी है कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो बीते वर्षों की अगर हम बात इसमें इसलिए जरूरी करेंगे कि बीते वर्षों में अगर हम देखें तो किस तरीके से पूरे प्रदेश में माफिया राज था, किस तरीके से गुंडा राज था, किस तरीके से लोगों की जमीनों को कब्जा किया जा रहा था। प्रयागराज इसलिए भी जरूरी है कि अतीक अहमद द्वारा किस तरीके से जगह जगह लोगों के जमीन को कब्जा किया गया था और उनको किस तरीके से सताया गया था। और ये बड़ा संदेश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कार्य योजना को अपने हाथों से यहाँ का पूरा किया है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि बीते वर्ष जब मुख्यमंत्री प्रयागराज आए थे उस जगह उन्होंने जमीन का जब भूमि पूजन किया था, जब उसकी नींव रखी गई थी, तभी उन्होंने साफ संदेश दिया था और कहा था कि पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए, अपराधियों के लिए, या पूरे प्रदेश की जनता के लिए कह लीजिए कि एक बड़ा संदेश है कि जितने भी अपराधी है, जितने भी भूमाफिया है, उनके ऊपर प्रदेश सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करेगी और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको इसी तरीके से उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि लाभार्थियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है, उन्होंने इसकी खुशी जाहिर की है, क्योंकि जिनके सर पर छत रही थी, अगर उनको मुख्यमंत्री अपने हाथों से उसकी चाबी सौंपते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और ये सही कहा। देखिए आज जिनके सरों पर छत नहीं थी, जिनके पास आज तक घर नहीं था, आज उन्हें अपना घर मिल गया है, जिन्हें वो लोगों के सामने बता सकेंगे कि अब हमारे पास भी हमारा खुद का घर है। ये तो रही लाभार्थियों को चाबी सौंपने की बात, लेकिन और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां निर्धारित किए गए थे और साथ ही साथ क्या कुछ और योजनाओं का लाभ संगम नगरी की जनता को मिला है आज? चूंकि मुस्कान इसलिए भी जरूरी है कि प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और आने वाले 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का एक बड़ा धार्मिक आयोजन होना है। अगर हम बीते वर्ष 2019 की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 22 से 23 करोड़ जनता देश के कोने कोने से कुंभ नगरी प्रयागराज में आकर गंगा यमुना अदृश्य संगम में डुबकी लगा चुकी है। तो आने वाले 2025 में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन होना है, उसकी भी तैयारियों की यहाँ पर जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री का प्रयागराज आगमन हुआ, हालांकि बीते कल से ही प्रयागराज में मौसम ने करवट ले ली है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन अपने निर्धारित समय से कुछ ही देर बाद प्रयागराज पहुंचे जब मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कार्यक्रम में को चाबी सौंपी और कार्यक्रम के दौरान सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित तमाम विधायक, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हजारों लोग मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
तो वही मिशन 2024 का लक्ष्य लिए भाजपा पूरी ताकत से जुट गई है। तो वही जुलाई के 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम रहने वाले हैं, जहां 6, 7 और 8 जुलाई को भाजपा की 3 अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन मंत्री के साथ हर क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ ये बैठक होनी है। तो 2024 का भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। फिलहाल जुलाई में कई अहम महत्वपूर्ण बैठक होगी। 6, 7 और 8 की वो तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आएगी और बैठकों के दौरान आगामी चुनाव की यानी कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। रोड मैप तैयार किया जाएगा और साथ ही किस तरीके से चुनावी मैदान में प्रचार किया जाएगा, किन किन नेताओं को किस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही यूसीसी को जनता के बीच में किस तरीके से ले जाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के लिए। देखिए विभांशु, 2024 के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर एक पार्टियों का एजेंडा सेट हो चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है। तो वहीं अगले महीने 6, 7 और 8 की तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में अहम होगी। विभांशु जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि आने वाले 6 जुलाई को और 7 जुलाई को और 8 जुलाई को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की लिहाज से एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बताएं कि मिशन 2024 के लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी तमाम अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता और साथ ही साथ देश की जनता पे एक बार फिर विश्वास जीतने के उद्देश्य से संगठन के 3 हिस्से कर और पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इन 3 हिस्सों में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें संगठन के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुस्कान, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख सचिव बीएल संतोष समेत देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इन तीनों बैठक का उद्देश्य होगा कि देश के अंदर में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको कैसे निर्देशित किया जाए, जहां पे कमियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और संगठन को एक सिरे से कैसे बांधा जाए। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है 27 मई से और 30 जून तक। ये अभियान कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में चलते हुए नजर आ रहा है। महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है और बीजेपी का एक अभियान समाप्त होते ही कहीं ना कहीं देखा जाता है मुस्कान की दूसरा 2 अभियान तैयार रहते हैं। आपको बताएं कि इस बैठक में जब आने वाली 6 जुलाई, 7 जुलाई को और 3 दिनों तक ये बैठक होगी, जिसमें देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ अभियान को कैसे सफल 6, 7 और 8 की तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक महीने में अहम हो जाती है, क्योंकि 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए विभांशु, ये 3 दिन और 3 अलग अलग बैठकें तो होनी है। ये 3 अलग अलग बैठकें आखिर होनी कहाँ पे हैं और कौन कौन से सांसद और विधायकों को या यूं कह के पदाधिकारियों को बैठक में फिलहाल बुलाया गया है? जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को 3 टुकड़ों में रखकर अब कहीं ना कहीं ये बैठक करेगी। इस बैठक की तिथियों का ऐलान हो चुका है, मगर स्थान का अभी नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। आपको बताएं कि इस बैठक में अगर बात की जाए तो संगठन सचिव धर्मपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के अगर देखें तो तरफ से कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे संगठन का। साथ ही अलग अलग राज्यों के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बात की जाए जहां पे विधानसभा चुनाव हो आने वाले समय में, वहां के तमाम प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खास तौर से बीजेपी के अगर देखें तो आने वाले समय में जुलाई के मिड में कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाने वाली है, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी घर घर जाकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो तमाम पॉजिटिव नॉर्म्स है यानी कि जो अच्छाइयां हैं उसको पत्र के माध्यम से पर्चा बांटते हुए नजर आएंगे। देखिए विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि यूसीसी के मुद्दे को भुनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, ये तो यूसीसी की बात रही। लेकिन देखिए विभांशु, अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यूपी में भले ही निकाय चुनाव में प्रदर्शन बेहतरीन रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे कर्नाटक के सामने आए उसको भारतीय जनता पार्टी नकार नहीं सकती है। ऐसे में आगामी
आगामी आने वाले कुछ महीनों में तमाम कई ऐसे प्रदेश और भी है जहां पर चुनाव होने हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और हारे हुए जो प्रदेश है उसको लेकर क्या कुछ प्लान है भाजपा का? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि बीजेपी ये संगठन की जो बैठक कर रही है इसमें साफ तौर से उद्देश्य है कि आगामी अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ समेत जिन 4 राज्यों में चुनाव है वहां पे पार्टी को कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां सेमीफाइनल के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में अगर आपके कहीं ना कहीं देखे तो हिमाचल में और कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुए जहां बीजेपी को करारी हार मिली। इसके बाद से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं अगर बात की जाए तो बिहार के पटना में हुई 15 दलों की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमा में कहीं ना कहीं एक चुनौती का विषय देखने को मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी जहां अपने 9 साल के बेहतर कामों को गिनाते हुए नजर आई है, उसमें आगामी जो भी उसके अभियान होंगे वो जनता को कितना वास आते हैं। साथ ही साथ जो अगर देखें विपक्ष की लगातार जो चुनौती पेश की जा रही है एकजुटता दिखाकर, उस पर बीजेपी कितना उसको कड़ाई से मुकाबला करती है वो तो वक्त बताएगा। मगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगामी अभियानों के माध्यम से कहीं ना कहीं मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश की 80 सीटों और देश के कहीं ना कहीं एनडीए के समर्पित जो घटक दल हैं उनके खाते में लेने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और बैठकों के जरिए जो तमाम और प्रदेश है उसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, जिसके लिए सियासी पिच पर अब बैटिंग शुरू हो चुकी है। तो वही अपने पुराने नतीजों से सबक लेकर कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और उसी के साथ चुनावी मैदान में भी कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं यूपी में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर सभी की नजरें कांग्रेस के फैसले पर टिकी हुई हैं। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रायबरेली से फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। तो वही इस बार ये कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस तमाम कोशिश कर रही है। जहां अमेठी पर स्मृति ईरानी फिलहाल वहां की सांसद है, चूंकि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और वही फिलहाल रायबरेली से अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी सांसद है और इसी सीट पर अब प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है तो यह पहला चुनाव होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, 1 साल से भी अब कम का समय बचा है आम चुनाव में। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अपने गढ़ को बचाने के लिए यानी कि रायबरेली को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी देखिए, रायबरेली की सीट एक वीवीआईपी सीट कही जाती है। कांग्रेस का इस सीट पर दशकों से कब्जा रहा है। अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव की तो समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था, एक तरफ से उनको समर्थन दिया था। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रहते हुए भी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। अगर बात करें तो रायबरेली और अमेठी के सीट पर गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। गांधी परिवार का लगातार कब्जा इस पर था, लेकिन अमेठी की सीट राहुल गांधी हार गए थे। अगर बात करें तो जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से हराया था, ईरानी फिलहाल वहां की सांसद है। लेकिन थे। विवेक देखिए, अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही हॉट सीट ऐसी है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है कि आखिर अपने गढ़ को कांग्रेस कैसे बचाएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रभुत्व काफी कम होता दिखता जा रहा है। क्षेत्रीय दल यहाँ कांग्रेस से ज्यादा मजबूती स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अब देश भर के राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस लगातार एक्शन मोड में आती हुई देखी जा सकती है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही थी और इसके बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था, किसी और को यहाँ के प्रभारी बनाने के लिए उन्होंने कहा था। लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के ऊपर तवज्जो दी जाए। काफी दिनों से ये चर्चा बनी आ रही थी और प्रियंका गांधी को एक फेस बनाकर जो है इस लोकसभा चुनाव में देखा जाए। कांग्रेस लगातार इस बात का एक धड़ा कांग्रेस का ऐसा है जो प्रियंका गांधी का वकालत करता है। वो चाहता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। कई बार ऐसा हो चुका है कि अटकलें लगाई गई कि इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन हर बार पर्दे के पीछे ही प्रियंका गांधी अपनी भूमिका निभाती हुई देखी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक कि हर बार जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो पर्दे के पीछे से ही पूरा चुनावी अपना खेल जो है वो खेलती हैं। अगर ऐसे में इस बार प्रियंका गांधी पर्दे के बाहर आ जाती है और ऐलान कर देती है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो इससे फायदा कांग्रेस को किस तरीके से हो सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रियंका गांधी लगातार अपने पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य को देख रही हैं, उन्होंने तमाम हारें भी देखी हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कर्नाटक की जीत भी देखी है, हिमाचल में भी उनका प्रदर्शन सबने देखा है। और जिस तरीके से एक धड़ा कांग्रेस का लगातार प्रियंका गांधी की वकालत कर रहा है कि वो मैदान में उतरे, वो आगे लड़ के मैदान में उतरे। हमने देखा है पिछले लोकसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देके वो आगे आई थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में एक जान सी फूकी थी और सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटे थे। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। 19 के बाद अगर 24 को देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए देखी जा सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी छोड़ के अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को दे सकती है। ऐसा करना निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि एक नया चेहरा होगा और काफी दिनों से लगातार राजनीति में सक्रिय रही है, पर्दे के पीछे से भूमिका निभाती रही है और एक अलग धड़ा लगातार प्रियंका गांधी की वकालत करते हुए देखा जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बारिश जोरदार और जनता है परेशान। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों से तबाही और बाढ़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, उसने सबको डराना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर तो मानो प्रलय आ गया है। कहीं चट्टानें चटक रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं, तो कहीं नदियां किनारों को काट कर बह रही है। तो ऐसे में अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर भी जो सड़कें हैं वो पूरी खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी फिलहाल मानसून की बारिश की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। जलभराव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर जलभराव की तस्वीरें हैं, तो कहीं पर लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है और लोग उसी पानी में चलने को मजबूर है। तो आसमान से जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, जिसने जो हमारा प्रशासन है उसकी पोल खोल कर रख दिया है कि दावे किए जाते हैं कि बारिश से पहले सभी सीवर्स को साफ कराया जाएगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी, लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जो सीवर्स है उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब जब बारिश आती है ऐसी तस्वीरें लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि बारिश आने के 2 महीने पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को दिशा निर्देश तो दिए थे कि वो बाढ़ से आने वाली समस्याओं से पहले ही तैयार रहें, चीजों को पहले ही दुरुस्त करें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें यूपी में सड़कों पर गड्ढों को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। तो देखिए, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर जलभराव है, कहीं पर मंदिरों तक में पानी घुस गया है। तो वहीं ये सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी है या फिर तालाब जो है वो सड़कों में तब्दील हो चुका है, क्योंकि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में जब जलभराव की स्थिति होती है तो लोगों को गड्ढे दिखते नहीं हैं, सड़क हादसे होते हैं और इन्हीं हादसों से जो गंदगियां हैं वो लोगों के बीच भी फैलती है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी लगातार जो प्रशासन है वो ऐसी लापरवाहियां करता है और लोगों के जान से खिलवाड़ करता है।
तो देखिए इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल क्या है और उद्योग नगरी कानपुर से बारिश में जो बारिश में हालात पैदा हुए हैं उस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुहानी और कानपुर से अनिल जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, कहीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं तो कहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति है। कानपुर में फिलहाल जो सड़कें हैं उनका हाल कैसा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो कानपुर की सड़कें हैं वो सड़कें कहीं ना कहीं तालाबों में रूपांतरण हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से तालाब बिल्कुल जो सड़कें हैं बिल्कुल पानी से ढकी हुई हैं और साथ ही कीचड़, और खास तौर से जो इस टाइम नगर निगम की तरफ से नालों की सफाई की गई थी, नालों की सफाई करने के बाद जो भी उससे गंदगी निकली थी, जो भी उसका मलबा निकला था वो नाले के किनारे डाल दिया गया था और ये बोला गया था कि जब ये सूख जाएगा तो उसको उठा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो समय के अनुसार बारिश न होने की वजह से जिस हिसाब से स्थितियां देखने को मिली है, जो भी मलबा था पूरा सड़कों पे बिखरा हुआ है। इसके अलावा बता दूं कि आज कानपुर के सपा के विधायक है अमिताभ वाजपेयी ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। अनोखा प्रदर्शन में एक जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर नाव बांधी है, नाव बांधने के बाद में पूरे शहर में उस नाव में बैठ के घूमे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से कई समय से वो जल भराव की समस्या को लेकर लगातार नगर निगम और शहर के अन्य अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका समाधान नहीं हुआ। इसके अलावा बता दूं कि कल ही महेश त्रिवेदी, जो कि कानपुर से विधायक है, महेश त्रिवेदी ने कानपुर के नगर आयुक्त को जल भराव की समस्या के लिए बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंचे थे। नहीं पहुंचने के बाद वहाँ पे सही, यानी कि अनिल कहा जाए कि अधिकारियों की हीला हवाली के चक्कर में जो आम जनता है वो बारिश से फिलहाल परेशान हो रही है। अब सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, आज सुबह ही विकास नगर से एक तस्वीरें सामने आई जहां पर सड़कों पर कम से कम 15 फुट गहरा गड्ढा हो चुका है। ऐसे में जो बाकी और क्षेत्र है लखनऊ के, उनकी स्थिति कैसी है बारिश के बाद? जी मुस्कान, आपको बता दें सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं, ये जो बारिश का मौसम है, जो मानसून आया है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी हाहाकार मचा दिया है। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में जो है जल भराव की जो स्थिति देखने को आ रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात होगा। शायद आने जाने की बात करें, या आपको बता दें कि जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं उसमें जो लोग हैं वो घूमने जाते हैं उत्तराखंड में, लेकिन इस टाइम जो वहाँ के जो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो 27 क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि जो भी घूमने जाते हैं वो रोक लगा दिया गया है। वहीं बात की जाए केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा पे भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से जलभराव हो रहा है, जिस तरह से बादल फटने से वहाँ पे बारिश का जो देखा जा रहा है मुसीबत, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दयनीय है। साथ ही बता दें आपको, वहाँ के जो शासन प्रशासन है पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगी हुई है। वहीं बात करें मुस्कान जो मैदानी क्षेत्रों का, तो बात करें दिल्ली, NCR, मुंबई में भी काफ़ी जो कल से 25 से लेकर 27 तक जो मौसम विभाग जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया, उनका कहना है कि 27-28 तक जो भारी बारिश के देखा जा सकता है। और इसे लेकर जो हमारी तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां होती है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। बात करें बीमारी को लेकर या महंगाई को लेकर बात करें, चाहिए आने जाने में जो मुश्किलात होती है, उसे लेकर जो ये जो भारी बारिश हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे जो मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात की वजह से जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसे लेकर जो शासन प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पहले गर्मी से परेशान थी और अब बारिश के जो जल भराव है, जो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सुहानी, जल भराव अब हर एक इंसान के लिए समस्या बन चुका है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बारिश होगी तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन लोगों की जो परेशानियां है वो और ज्यादा बढ़ गई। देखिए अनिल, अभी आपने जिक्र किया था कि जब बीते दिनों एक बैठक बुलाई गई थी तो उसमें नगर आयुक्त तो शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में क्या आपने नगर आयुक्त से बात करने का प्रयास किया कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है कि जलभराव से लोग परेशान है, पानी बढ़ता जा रहा है, गड्ढों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और वो बैठक में शामिल नहीं होते हैं, क्या कुछ कहना था उनका? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नगर आयुक्त की बात करने के मीडिया से, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नगर आयुक्त जब से कानपुर आए हैं तब से मीडिया से प्रभावित होने से बहुत डर रहे। इन पे आरोप लगता रहा है कि मीडिया से मिलने से डरते हैं और डरने के बाद जिस हिसाब से चीजों को समझते नहीं है। इसके अलावा जब कल उनको बुलाया गया था कानपुर में महेश त्रिवेदी थे, महेश त्रिवेदी ने उनको अपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन इंजीनियर्स को भेजा गया था, जिससे वो काफी रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद जो भी इंजीनियर्स थे उनको एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं कि तुम लोग को मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा बनाने के बाद स्थिति अगर ऐसी रही तो बहुत मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध को लेकर नगर आयुक्त की और अन्य अधिकारियों की शिकायत करूंगा। इसके अलावा बता दूं कि किस हिसाब से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
मैदान तक इस वक्त त्राहिमाम है, क्योंकि जो बारिश है वो लोगों के लिए आफत बन चुकी है। कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर जो नदियां हैं वो उफान पर है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में जो प्रदेश है यूपी, वहां की सड़कें भी खस्ता हाल है, कहीं पर गड्ढों की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो कहीं पर सीवर चौक होने की वजह से सड़कों पर कई फुट गहरा पानी भर चुका है। उसके बावजूद भी अधिकारी जो है वो आम जनता की समस्याओं की ना तो सुध ले रहे हैं और ना ही मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।